हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है तिरपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईएस बोर्ड का जो है पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर, जो कि चैप्टर नंबर 5 है, जिसमें आज हम करेंगे प्रेमेबल एंड द साइलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखिए, संविधान की क्या विशेषताएं थी, इसकी प्रस्तावना कैसे की गई, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये कई क्लास के बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो 11वीं क्लास में पढ़ रहे हो, चाहे 12वीं में हो, चाहे सीबीएसई से कर रहे हो, चाहे एनआईएस बोर्ड से कर रहे हो, चाहे यूपी बिहार बोर्ड के बच्चे हों। अगर उनके सिलेबस में प्रेमेबल एंड द साइलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, यानी संविधान की विशेषता और उसके जो है लक्षण है, तो इसका मतलब ये चैप्टर उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। आपको पता है कि तिरपान सेंटर जो है आपको हिंदी इंग्लिश दोनों का जो है डबल डोज के रूप में आया है। साथ में आपको जो है सारी वर्डें जो है डिस्प्ले होगा, जो आपके लिए अमृत तुल्य होगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए, शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो। ठीक है, व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों, एनआईएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है तिरपान सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों, ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। The next topic is here is a fragmented unity and dignity, unity and integrated. There is the same word but difference here meaning and the very important meaning. In the backgrounds of the India is a multi-religious, a multi-cultural and a multi-religious society. And the keeping in the view of the partition of the country, the frameworks of the constitution were very much concerned about their unity and integrated of our newly independent country. There was a need for the harmonious coexistence among the various religion, linguistics and cultural and economical group. Is the inclusion of the affairs like dignity of the individual is a unity is among the people and unity and integrated of the nation. In the preamble highlight such as a need. Here one fact, egalitarians means egalitarians is a society which feel concerned from to meeting the needs of all its member is known as the egalitarian society. There is the other meeting the need of all its member is known as a egalitarian society. On the egalitarian society, state is expected to reduce the inequalities among the citizens and fulfill minimum requirement of all. The preamble has a provide for a vision, the humanist which is the democratic, secular and therefore the egalitarians and therefore the inspired of not begin to part of constitution. The preamble has a way been a give due to respect and regarded by their court will the interpreting the constitution. हमारा जो अगला पॉइंट है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें गरिमा, बंधुता, एकता और अखंडता। देखिए, ये सारी बातें एक दूसरे से जुड़े हुए लग रहे हैं और इसका अर्थ देखिएगा तो बहुत ही अलग अलग आपको प्राप्त होगा। अगर बात करें हम भारत की बहुभाषीय, बहुसंस्कृति और बहुधार्मिक समाज की पृष्ठभूमि तथा देश के विभाजन के ध्यान में रखते हुए संविधान निर्माता एवं जो है नव स्वतंत्र राष्ट्र की एकता या अखंडता के प्रति अत्यधिक चिंतित थे। विभिन्न धार्मिक, भाषाई, संस्कृति एवं आर्थिक समुदाय में समरस समानतापूर्ण जो है सह अस्तित्व के लिए इसी एकता अखंडता की आवश्यकता थी। इसी अवस्था के कारण जो है प्रस्तावना में व्यक्ति की गरिमा, जनता में बंधुता और भाव, राष्ट्र की एकता अखंडता के स्थान दिया गया था। यानी देखा जाए तो कहते हैं कि भाषा और धर्म, संस्कृति ये किसी भी देश की गरिमा, जनता के जो बंधुता के रूप में देखा जा सकता है।
यहाँ पर देखा जाए तो समानतावादी जो है एक फैक्ट के रूप में दिखाया गया है, जहाँ एक ऐसा समाज जो अपने सभी सदस्यों की आवश्यकता के बारे में जागरूक हो। कहते हैं कि समाज जो होगा प्रत्येक सदस्य की आवश्यकता के बारे में जागरूक होगा, उसे हम समानतावादी ही कहेंगे। यानी समानतावादी के आप बारे में जान चुके हो कि कोई भी समाज जो अपने सदस्यों की आवश्यकताओं के बारे में जानता है उसे हम समानतावादी कहते हैं। समानतावादी राज्य की आशा की जाती है कि वह अपने नागरिकों के बीच असमानताओं को कम करेगा, यानी असमानताएं जो है समाज में नहीं होना चाहिए, तथा सभी को न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा भी करेगा। तो इन सब बातों को यहाँ पर विशेष ध्यान दिया जाता है। प्रस्तावना में एक मानवीय दृष्टिकोण अपनाया भी गया था जो लोकतांत्रिक एवं धर्मनिरपेक्ष के लिए था, इसलिए समानतावादी है। इसलिए प्रस्तावना का संविधान का एक हिस्सा नहीं होने के बावजूद भी न्याय संविधान की व्याख्या करते समय प्रस्तावना को एक विशेष आदर देते हैं। तो समानतावादी तो आप समझ ही गए हो कि कोई भी समाज अपने सदस्यों की आवश्यकताओं की जागरूक हो, उसे ही हम समानतावाद को जो है मान्यता देते हैं। इसमें जो यही बात दर्शाया जाता है कि नागरिक के साथ कोई भी असमानताएं कि जो है भेदभाव अपने समाज में नहीं होना चाहिए। सभी व्यक्तियों को एक सामान्य अधिकार एवं कहते हैं सारी अपॉर्चुनिटी सामान्य मिलने चाहिए। Our next topic is silent feature of the Constitution. There is the most important topic for the exam view, and the silent feature here. So far you have read about the preamble to the Indian Constitution. In the subsequent is the paragraph you are going to the read about the silent feature of the India Constitutions, which directly and indirectly flow from to the preamble, indicating the faith of framers in their ideal, objective and goal of mentioned in our Constitution. The here a written Constitution. What do you mean to the written Constitution? Written Constitution means that India's Constitution is mainly a written Constitution. A written Constitution is framed at a given time and come into the force or adopted on a fixed date on a document. As you have already read about, the Constitution was framed over to the period of 2 years, 11 months and 18 days. It was adopted to 26 November 1949 and in force on January 26, 1950. And content is a convention has a gradually evolved over to period of time and which have proved usefully in the working of the Constitution. The British Constitution is an example of unwritten Constitution. It is to be noticed thought there is the written Constitution is mainly as a enacted and document. There could be a body or institutions which may be not be included in a Constitution but from an important part of governance. In India context, one can mention the planning commissions. It is a very important body for a country's planning and development. But planning commission was set up to the March 1950, not by the act of the Parliament nor a part of the Constitution of India. It was set up to the cabinet revolution. The Indian Constitution is a lengthless in the world. There is the Indian Constitution is a lengthless, is a very big constitution. There is a all world. The original Constitution has a 395 article and 8 schedules. While the Constitution of USA has only 7 articles, but present times is a 23 Constitution of USA. अगर हम अगले पॉइंट की बात करें तो यहाँ संविधान की मुख्य विशेषता के रूप में है। देखिए भारतीय संविधान की विशेषता बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहते हैं भारत का संविधान जो है सबसे विस्तृत है और सबसे बड़ा है। अभी तक आपने भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में पढ़ा भी है और अगले अनुच्छेद में आप भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता के बारे में पढ़ेंगे भी। कहते हैं अप्रत्यक्ष रूप से प्रस्तावना जो है संबंधित है तथा संविधान में जो है उल्लेखित आदर्शों और उद्देश्य के प्रति निर्माताओं के विश्वास को भी दर्शाता है। सबसे पहली बात यहाँ पर यही आता है कि लिखित संविधान, भारत का संविधान जो है लिखित संविधान के रूप में लिया गया। भारतीय संविधान मुख्य रूप से एक लिखित संविधान के रूप में है और एक लिखित संविधान निश्चित समय सीमा के अंतर्गत लिखा जाता है तथा एक दस्तावेज के रूप में किसी सुनिश्चित तारीख को अपनाया भी जाता है। देखा जाए तो भारत के संविधान के तैयार करने में काफ़ी समय लगा था, यानी 2 वर्ष 11 मास 18 दिन का समय अवधि लगा था। कहते हैं ये बहुत बड़ा संविधान के रूप में दे था और इसे 26 नवंबर 1949 को जो अंकित किया गया और इसे 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। तो इसमें अगर आप कन्फ्यूज़न इस बात के लिए हो गए कि इसको 26 नवंबर 1949 को ही
तैयार हो गया, तो 26 जनवरी 1950 को लागू क्यों किया गया। तो इसके विषय में अगर आपने जैसे पिछले वाला वीडियो देखा होगा तो समझ में रहा होगा कि ये जो था इसलिए लागू किया गया था क्योंकि 26 जनवरी 1930 को जो है पहला हमने स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। तो इसी दिन को याद रखने के लिए जो संविधान निर्माताओं ने 26 जनवरी 1950 को ही इसको लागू किया। इसके विपरीत अलिखित जो है संविधान क्रमिक विकास का परिणाम होता है और ये सदियों तक विकसित रीति रिवाज और परंपराओं एवं कानूनी पर आधारित होता है। ब्रिटेन के संविधान विकसित तथा अलिखित संविधान के स्वच्छ उदाहरण है। अगर हम ब्रिटेन संविधान की बात करें तो वो विकसित जरूर है लेकिन अलिखित संविधान है। भारत के संदर्भ में योजना आयोग का उल्लेख भी किया जा सकता है और देश के नियोजन तथा विकास के संबंधित यह जो है अत्यधिक महत्वपूर्ण संस्था के रूप में है। योजना आयोग मार्च 1950 में स्थापित हुआ था जो न तो संसद के किसी कानून द्वारा हुआ है और न ही संविधान के किसी हिस्से में इसके बारे में कोई भी बात वर्णित है। यह मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव के माध्यम से ही स्थापित हुआ है और विश्व में सबसे अधिक विद्य यानी संविधान भारत का ही संविधान है। वृहद का मतलब होता है कि सबसे बड़ा संविधान जो है भारत का ही संविधान है। भारत के आरंभिक संविधान में देखा जाए तो 395 अनुच्छेद है तथा 8 जो है अनुसूचित है, जबकि अमेरिका का संविधान जब बनाई गई थी उस समय सिर्फ 7 अनुच्छेद थे। अभी के समय जो है 23 अनुच्छेद के रूप में बदल चुका है। तो कहते हैं संशोधित करके कुछ ही बढ़े हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो भारत का संविधान बहुत विस्तृत और बहुत ही जटिल है। द नेक्स्ट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है अ कॉम्बिनेशन ऑफ द रिगिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द फीचर है the Indian Constitution is the unique example of combination of the rigidity and the flexibility. The rigidity and flexibility here, the Constitution may be called to the rigidity of flexibility on the basis of the amending of procedure. In a graded is a Constitution amended of the Constitution is not be easy. The Constitution of USA is Switzerland, Australia are considered rigid Constitution. While the British Constitution is considered flexible because amendment is procedure easily and simple. And the Constitution of India provides 3 categories of amendments. In the first category, amendment can be done by the 2 House of Parliament, simply majority of a member and president and voting before a sending of it is a president assent. In the second category of amendment required a special majority. Such an amendment can be passed by the each House of Parliament by majority of the total number of that House as well as the 2/3 as a majority of member. And present and voting in the each House of is a Parliament as a sent to be a president of the Senate which cannot be denied. In the third category of is there is a special majority mentioning in the second category. The same has approved also by the list of 50% of the state legislature. Thus, you see that the Indian Constitution provides for their types of amendment is a ranging from a simple most difficulty procedure depending on the nature of the amendment. The next feature here is a federal politics. Is a federal is a politics. India has adopted to the federal structure. In the federation, there is a 2 distinct level of government. There is a one government for the whole country which is called the union and central government. Also, there is a government for the each unit state. The United States of the America is a federation where is the United Kingdom, Britain has a unitaries from to the government in a unitaries structure. There is only one government for the whole countries and the power is a centralized. And there is a Constitution of India does not be used to term of federal state. It said that India is a union of state. There is a distribution of power between the union, central government and the state government. Since the India is a federation such as the distribution of function become necessary. There are 3 lists of power such as a union list, a state list and the concurrent list. There are 3 lists is the most important here. The union list, state list and the concurrent list. This list has been explained in the lesson 8 in detail. On the basis of the distribution, India may be called federal system. The supremacy of the judiciary as a extremely feature of federation so that a constitution could be interpreted is a imperial. In India, the Supreme Court has been established to the
is a guard of constitution. However, in the case of India, federalism's more power has been to given the union government in an administrative, legislative, and financially and judicially matter. In fact, the India is a federal set up to stand out of the content of distinctives unitary feature. The maker of our constitution will be providing for a two set of government at the center and in the state provide for the division of power favoring to central government. An appointment of a head of the state government by the central government and single unified juridically single citizenship and negate the united nature of our federalism. Therefore, it is said that India has a duplicitous federal set up. The one fact here is come is a quasi-federal. What do you mean the quasi-federal? It is mean to the federal set of where is the disappear is having two clear set of the government, center and state, more power given to the central government. And here is a parliamentary democracy. The parliamentary democracy here, India has a parliamentary form of democracy. This has been adopted from the British system. In a parliamentary democracy, there is a close relationship between the legislatures and the executives. The cabinet is selected from among the member of legislature, and there is a cabinet is responsible for the latter. In fact, the cabinet hold office so long as it enjoy the confidence of the legislatures. In this form of the democracy, the head of state is nominal, and India is a presidential is the head of the state. Constitutionally, is the president enjoy the numerous power, but the practice of the council minister headed by the prime minister and which really exercise the power. The president act on the advice of the prime minister of the council minister. The next here is a fundamental right and fundamental duty. Every human being is entitled to the enjoy the content right, which is the ensure good living. In a democracy, all citizens is enjoy the equal right. The Constitution of India is a guarantees and those rights in the form of fundamental right. Fundamental rights are one of the important feature of India Constitution. The Constitution is a provide for a 6 fundamental rights about which you will be read in the following lesson. Fundamental rights are justiciable and the protected by the judiciary. In the case of violation of any of the right, and one can move to be court of law for there is a protection. The fundamental duty were added to our constitution by the 42 amendment. It is laid down a list of 10 fundamental duty for all citizens of India, where the right we are given as a guarantee to the people and duty as a obligation which every citizen is expected is a perform. हमारा जो टॉपिक आया है कठोर एवं लचीलेपन का सम्मिश्रण। देखिए भारतीय संविधान जो है कठोरता एवं लचीलेपन की सम्मिश्रण का जो है अनूठा उदाहरण है। कहते हैं संशोधन प्रक्रिया के आधार पर एक संविधान को कठोर अथवा लचीला कहा जा सकता है। कठोर संविधान को आसानी से संशोधित नहीं किया जा सकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया के संविधान कठोर संविधान के श्रेणी में आते हैं और वहाँ पर कोई भी जो है संशोधन होने के लिए बहुत बड़े प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। कहते हैं जब संविधान अमेरिका में बनाई गई थी तो उसमें 7 ही जो था अनुच्छेद था, अभी तक जो बढ़ के जो है 23 तक ही पहुंचा है। लेकिन अगर भारत का देखा जाए तो कई हद तक जो है 395 जो है संशोधन हो चुका है और न जाने कितने जो है संशोधन भी हुए हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि भारत का संविधान जो है वो लचीला है। लेकिन अगर देखा जाए तो कहते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया के संविधान जो है काफ़ी कठोर है और इसको जो है संशोधन करना बहुत ही दुर्गम कार्य है। क्योंकि ब्रिटेन का संविधान लचीला है क्योंकि उसकी संशोधन प्रक्रिया आसान व साधारण है। भारत के संविधान में संशोधन की 3 विधियां दी गई है। पहली विधि के अनुसार संशोधन साधारण बहुमत द्वारा ही होती है, जिसमें संसद के दोनों सदनों में उपस्थित सदस्यों के बहुमत के संशोधन किया जाता है और इसके बाद राष्ट्रपति को हस्ताक्षर के लिए भेज दिया जाता है। दूसरी विधि में संशोधन के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है और यह संशोधन सदन के दोनों सदनों के कुल सदस्यों तथा प्रत्येक सदन के 2/3 उपस्थित सदस्य के जो है मतदान के द्वारा पारित भी किया जाता है। और तीसरी विधि में जो है विशेष बहुमत जो है दूसरी विधि में लिखा है को अलावा 50% राज्य के विधानसभाओं द्वारा भी पारित होना आवश्यक होता है। इसलिए आपने देखा ही होगा कि भारतीय संविधान संशोधन में साधारण से लेकर कठोर प्रक्रिया को भी संशोधन की प्रक्रिया के अनुसार अपनाया जा सकता है।
उसके पश्चात हमारा जो है भारत का देखा जाए तो संघात्मक राज्य व्यवस्था है। भारत में संघीय व्यवस्था को अपनाया भी गया है और संघीय व्यवस्था में 2 संसद सत्रों को पर सरकार होती है। कहते हैं पूरे देश की एक सरकार होती है जिसे संघ अथवा केंद्रीय सरकार कहते हैं। इसके अतिरिक्त जो है प्रत्येक इकाई अथवा राज्य की भी एक सरकार होती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में संघात्मक सरकार है, जबकि इंग्लैंड में एकात्मक सरकार की व्यवस्था की गई है। एकात्मक जो प्रणाली में संपूर्ण देश की एक ही सरकार होती है जिसमें शक्ति केंद्रित होती है। भारत संविधान में संघीय राज्य का उल्लेख नहीं किया गया है, इसमें राज्य की सरकार के बीच शक्ति का बंटवारा किया गया है। भारत में संघीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के नाम से 3 सूचियां दी गई है। 8वें भाग में इस सूचियों का विस्तार से उल्लेख भी किया गया है और इस संविधान के आधार पर भारत की संसदीय व्यवस्था भी कहा जा सकता है। यद्यपि भारतीय संघीय व्यवस्था में केंद्र सरकार का अधिक प्रशासनिक, वैधानिक और वित्तीय और न्यायपालिका संबंधी शक्तियां भी दी गई है। तो भारत जो है देखा जाए तो यहाँ पर हर तरह की शक्तियां जो है विद्यमान है, लेकिन अगर अमेरिका की हम बात करें तो वहाँ पर सारी शक्तियां जो होती है राष्ट्रपति के अंतर्गत ही होता है, या कांग्रेस के पास होती है या उच्च न्यायालय के पास होती है। यानी अगर अमेरिका के संविधान जो है 3 शक्तियों के अंतर्गत ही कार्य करती है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में ये 3 के अतिरिक्त भी बहुत सारे जगह पर शक्ति जो है बंटवारा हो जाती है। तो कह सकते हैं कि भारत में जो है देखा जाए तो प्रशासनिक, विधानिक, वित्तीय और न्यायपालिका समेत शक्तियां सब प्रदान किया गया है। भारत में कपिलित एकात्मक तत्व भी मौजूद होता है, इसलिए कहा जाता है कि भारत एक अर्धनात्मक संरचना वाला देश है। यदि बात हम करें अर्ध संघात्मक का क्या अर्थ है, देखिए अर्ध संघात्मक इसका अर्थ है कि 2 सपक्ष सरकार यानी केंद्रीय तथा राज्य के सरकार होने के बावजूद केंद्र सरकार को अधिक शक्ति प्रदान की गई है। देखिए केंद्र में भी शक्ति होती है, राज्य में भी शक्ति होती है और केंद्र सरकार जो होती है पूरे देश को कंट्रोल करती है। तो इसका मतलब है अर्ध संघात्मक सरकार का यही अर्थ निकलता है। न्यायपालिका की स्वच्छता भी संघ शासन की अनिवार्य विशेषता होती है, जिससे संविधान की व्याख्या निष्पक्ष हो सके। भारत में संविधान की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है संसदीय लोकतंत्र। कहते हैं भारत में संसदीय लोकतंत्र का प्रावधान किया गया है और इसे विशेष शासन व्यवस्था को भी अपनाया गया है। संसदीय लोकतंत्र में विधानमंडल तथा कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध माना गया है और मंत्रिमंडल का चयन विधानमंडल से होता है और मंत्रिमंडल विधायक के प्रति उत्तरदायी भी होता है। इसलिए मंत्रिमंडल के अध्यक्ष और विधानमंडल का विश्वास प्राप्त रहने तक ही जो है पदासीन रह सकता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि मंत्रिमंडल के सदस्य मंत्रिमंडल का विश्वास प्राप्त रहने तक ही अपने पद पर रह सकता है। सार्वजनिक तौर पर अध्यक्ष नाम मात्र का अध्यक्ष होता है। भारत में राज्य का अध्यक्ष जो है राष्ट्रपति होते हैं और राष्ट्रपति जो है सिर्फ नाम मात्र के यहाँ राष्ट्रपति होते हैं, उनके सारे कार्य प्रधानमंत्री के अंतर्गत किया जाता है। सार्वजनिक तौर पर उसके बहुत सी शक्तियाँ प्राप्त है, परंतु वास्तव में वो इसका प्रयोग कभी नहीं करता है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद की ही इन शक्तियों का प्रयोग करता है और प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार राष्ट्रपति का कार्य करता है। यानी देखा जाए तो भारत में जो राष्ट्रपति अध्यक्ष तो होते हैं लेकिन उनका जो है कार्य प्रणाली नहीं रहता है, यानी ये नाम मात्र का ही होता है। सारे शक्ति जो होते हैं प्रधानमंत्री के पास होता है और ये प्रधानमंत्री जो है अपने कैबिनेट मिनिस्टरों को ये शक्तियां जो है बांट देते हैं। तो इस प्रकार जो है हमारा संसदीय लोकतंत्र में जो है प्रावधान किया गया। द नेक्स्ट ईयर इज अ फंडामेंटल राइट एंड फंडामेंटल ड्यूटी। एवरी ह्यूमन बींग्स entitled to the enjoy the content right which is the ensure good living. In a democracy, all citizens is enjoy the equal right. The Constitution of India is a guarantees and those right in the form of fundamental right. Fundamental right are one of the important feature of India Constitution. The Constitution is a provide for the 6 fundamental right about the which you will be read in the following lesson. Fundamental right are justiciable and the protected by the judiciary. In the case of violation of any of the right, and one can move to be court of law for there is a protection. The fundamental duty were added to our constitution by the 42 amendment. It will lay down a list of 10 fundamental duty for all citizens of India, while the right we are given as a guarantee to the people and duty as a obligation which every citizen is expected is a perform. The next feature is a direct principle of state policy. The directive policy of state is a policy which has been adopted from to the Irish constitutions. Is another unique feature of the Constitution of India.
The directive principle were included in our constitution in order to provide social and economical justice to our people. Directive principle aim at the establishing a welfare state in India where there will be no concentrations of wealth in the hand of few. You will be read about this principle more elaborated in the lesson 7. The next feature is a single integrated judicial system. India has a single integrated judicial system. The Supreme Court stands at the apex court of the judicial system. Below the Supreme Court are High Court. The High Court is a controller supervises the lower court. The Indian judiciary is the stand like a pyramid with the lower court as the base. High Court is the middle and the Supreme Court at the top. And the next independent of judiciary. India is the independent is the imperials. The Indian judiciary is free from to the influence of the executive and legislatures. And the judicial is the appointment on the base of there is a qualification and cannot be removed easily. You will be read about the independent of the judiciary is the detail of lesson 12. And next year featured a single citizenship. In the federal state, usually of citizens enjoy the double citizenship as the case in the USA. In India, there are only single citizenship. It means that every Indian is a citizen of India and irrespective of the place of his hair or residence or place of birth. He is not a citizen of there is a constitution and a state like a Jharkhand, Uttaranchal and Chhattisgarh to which she may be belong but remain a citizen of India. All the citizens of India can be scored the employment anywhere in the country and enjoy all the right equally and all the part of India. The next year the universal adult franchise here. Indian democracy is a function on the basis of the one person one vote. There is a one person and one vote. Every citizen of India who is 80 years of age is about to the entitled to the vote in the election irrespective of the case, sex, race and the religions and status. The Indian Constitution establishes a political equality in India through the mention of universal adult franchise. The next here is the features of emergency provision. The constitution makers also is a foresay that there could be a situation when the government could not be run as the ordinary time. To cope with such a situation and constitution elaborate on the emergency provision. There are 3 types of emergency. Emergency causing by their war, external aggressions and arm of rebellion. And the emergency arises of the failure of constitutional machinery state. And next year the financial emergency. About emergency provision you will be read of the lesson 9. पश्चात हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य। कहते हैं प्रत्येक व्यक्ति को निश्चित अधिकार दिए गए हैं जिनमें वो अच्छी जिंदगी जी सके। लोकतंत्र में सभी नागरिक बराबर अधिकार रखते हैं। भारत का संविधान इन अधिकारों को मौलिक अधिकार के रूप में प्रदान भी करता है। मौलिक अधिकार भारत संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। संविधान में 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं जिसे आप अगले पाठ में विस्तार पूर्वक जानोगे। मौलिक अधिकार न्याय योग्य एवं न्याय द्वारा सुरक्षित होते हैं, यानी सारे के सारे जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं वो उच्च न्यायालय द्वारा जो है संरक्षित किया जाता है। इस अधिकार को उल्लंघन की स्थिति में हम न्यायालय में जा सकते हैं और वहाँ पर अपनी फरियाद रख सकते हैं। 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो है मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया था और इसमें अभी नागरिक के लिए 11 मौलिक कर्तव्य की सूची भी दी गई है। अधिकार राज्य द्वारा व्यक्तियों को दी हुई सुविधाएं हैं तथा कर्तव्य नागरिक द्वारा पूरे किए जाने वाले उत्तरदायित्व भी है। हमारा जो अगला टॉपिक अत्यंत महत्वपूर्ण है, राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत। देखिए ये टॉपिक कई मायने में एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो हर बच्चे जो कि 11वीं क्लास में पढ़ रहे हैं उनको मैं यही कहूँगा कि इसको नोट डाउन भी कर लेना और अच्छे से समझना, और बीए वाले बच्चों के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। ये कहते हैं राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत क्या है। राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत हमारे संविधान की अनूठी विशेषता है। यह सिद्धांत हमारे संविधान में आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, यानी ये संविधान जो है नीति निर्देश सिद्धांत है ये कहाँ से ली गई है, आयरलैंड से ली गई है। लोगों को सामाजिक और आर्थिक न्याय दिलाने के उद्देश्य से राज्य को नीति निर्देश सिद्धांतों को संविधान में शामिल किया गया था। अब देखिए 2 बात यहाँ पर आ गया है कि ये संविधान कहाँ से ली गई थी, आयरलैंड से ली गई थी,
और ये जो है इसका क्या कार्य है, तो ये जो है सामाजिक और आर्थिक न्याय दिलाने के उद्देश्य से इसको जो है हमारे संविधान में सम्मिलित किया गया था। राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत का जो उद्देश्य कल्याणकारी राज्य स्थापित करने से है, यानी देश में जो है राज्य को सिर्फ नीति निर्देश सिद्धांत का यही कर्तव्य है कि वो कल्याणकारी राज्य की स्थापना कर सके, जहाँ समूचा धन कुछ ही लोगों के हाथों में इकट्ठा न हो सके, क्योंकि कुछ ही लोगों के इकट्ठा हो जाने से देश जो होगा बिल्कुल ही ख़त्म सा हो जाएगा। इसके बाकी जो विस्तार पूर्वक अध्ययन है हम जो है नीति निर्देश सिद्धांत के अगले चैप्टर में करेंगे, जो कि बहुत आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। उसके पश्चात हमारे समझ आता है एकीकृत न्याय प्रणाली। देखिए, एकीकृत न्याय प्रणाली का मतलब ये होता है कि भारत में एकीकृत न्याय प्रणाली है और सर्वोच्च न्यायालय सर्वोपरि अदालत है। इसके अधीन उच्च न्यायालय है और उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय की देख रेख तथा उन पर नियंत्रण भी रखता है। और इस प्रकार भारतीय न्यायपालिका एवं पिरामिड की तरह कार्य करता है, जिसमें अधीनस्थ जो है न्यायालय आधार पर स्थित है, उच्च जो है न्यायालय जो है मध्य में, सर्वोच्च न्यायालय शीर्ष पर स्थित होता है। अगर बात करें हम उच्च न्यायालय के, तो ये जो होता है सबसे ऊपर शीर्ष पे स्थित होता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। देखिए, भारतीय न्यायपालिका स्वतंत्र है। कार्यपालिका तथा व्यवस्थापी पालिका के प्रभाव से भारतीय न्यायपालिका में बिल्कुल ही स्वतंत्र है। जो है न्यायाधीशों की नियुक्ति उसके योग्यता के आधार पर होती है तथा इसमें आसानी से नहीं हटाया जा सकता। अब न्यायपालिका स्वतंत्रता के बारे में जो है 12वें अध्याय में हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे, तो वो भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आप इंतजार कीजिए कि कब जो है 12वां अध्याय आप में जो है अपलोड होता है, तो उसको जरूर आप देखना मत भूलिएगा। उसके पश्चात हमारा आता है अगला टॉपिक, इकहरी नागरिकता। कहते हैं संघीय राज्य में आमतौर से नागरिक दोहरी नागरिकता का लाभ उठाते हैं, यानी देखा जाए तो संघीय राज्य में दोहरी नागरिकता की प्रावधान है, जैसे कि अमेरिका में है। लेकिन भारत में केवल इकहरी नागरिकता ही दी जाती है। इसका अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक है, चाहे वो किसी भी स्थान पर निवास करता हो या किसी भी स्थान पर उसका जन्म हुआ हो। यानी आप भारत में रहते हो तो आपको एक ही जगह की नागरिकता लेना पड़ेगा। कहते हैं वह राज्य जैसे झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ का नागरिक नहीं हो सकता है, यानी झारखंड का हो, उत्तराखंड एवं छत्तीसगढ़ का नागरिक नहीं हो सकता जहां वह संबंधित है। वह किसी भी राज्य का हो परंतु वह भारत का ही नागरिक कहलाएगा। यानी राज्य के हिसाब से आपको नागरिकता नहीं मिलेगी, सिर्फ आप जो हो भारत के नागरिक हो, यही आपका होना चाहिए विचारधारा। भारत के सभी नागरिकों को देश में कहीं भी नौकरी करने का अधिकार है तथा वह सभी अधिकारों को भारत के किसी भी हिस्से में उपभोग कर सकता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है सार्वभौमिक जो है व्यस्त मताधिकार। कहते हैं व्यक्ति एक वोट, यानी एक व्यक्ति एक वोट के आधार पर भारतीय लोकतंत्र कार्य करता है और भारत का 18 वर्ष से ऊपर का प्रत्येक नागरिक जाति, धर्म, लिंग, प्रजाति एवं संपत्ति के आधार पर बिना किसी भेदभाव के मताधिकार का अधिकार रखता है। सार्वभौमिक जो है व्यस्त मताधिकार के द्वारा भारतीय संविधान जो है राजनीतिक समानता प्रदान भी करता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है आपातकाल की व्यवस्था। कहते हैं संविधान निर्माताओं ने यह पूरा अनुमान लगाया था कि कभी भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है जब सरकार सामान्य रूप से कार्य न कर सकती हो। ऐसी स्थिति में कार्य करने के लिए संविधान में आपातकालीन व्यवस्था की गई है। आपातकाल 3 प्रकार के होते हैं, युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण अथवा देश के अंतर्गत सशक्त विद्रोह के कारण आपातकाल की स्थिति, राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता से उत्पन्न आपातकाल, वित्तीय संकट के कारण आपातकाल, आपातकालीन प्रावधान के बारे में जो है हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट भी रहेगा। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि आपातकाल की व्यवस्था 3 टाइप्स की होती है, एक युद्ध और बाहरी आक्रमण के द्वारा, और दूसरा जो होता है राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने से, और तीसरा जो है वित्तीय संकट। कहते हैं भारत में वित्तीय संकट तो आज तक कभी आई नहीं और नहीं आ सकती है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर जो है ख़त्म हो जाता है। अगला चैप्टर अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो उसको देखना मत भूलिएगा। अगर आपको अच्छा लगा है, मन से लगा है, दिल से लगा है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लेकिन एक बात जो आपके ज़रूरी होता है वो ये होता है कि आपको इस वीडियो को शेयर भी करना है और अपने मोबाइल पे इसको सेव भी करना है। देखिए, अगर मोबाइल पे अगर सेव नहीं कीजिएगा तो आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिलेगा नहीं, तो इसलिए सब्सक्राइब करना आपके हित में है। कहते हैं अगर आप बाद में
कहीं भी जाओगे कोई टॉपिक ढूंढोगे तो ये मेरा टॉपिक पहले नहीं आएगा, आपको कोई और जो है इंस्टीट्यूट या कोई भी और टीचर का जो है आपको समक्ष आएगा वीडियो। तो आप मेरे वीडियो से अनभिज्ञ रह जाओगे, आपको सही ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो आपको इसीलिए जो है सब्सक्राइब करके चैनल को रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप सब्सक्राइब करके आप रखोगे तो आप देखोगे कि वहाँ पर जो है हर जो है लेसन यानी हर एक टॉपिक जो है एक तरफ से ही बनाया गया है, चाहे सोशोलॉजी का हो, चाहे पोल साइंस का हो, चाहे बायोलॉजी का हो, चाहे मैथ का हो, एक साइड से ही बने हुए हैं। तो आप उस जगह जाके जो है वीडियो वाले पे देख सकते हो कि सारे चीज़ें व्यवस्थित है। तो वहाँ से आप कोई भी टॉपिक जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा उसके आप क्या करोगे, अपने मोबाइल पर कहीं सेव कर लोगे, जिससे जब चाहो आप उसको देख के जो है आप सही ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करना आपका फ़र्ज़ बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से तिरपान स्टडी सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर आप तिरपान लिखिएगा तो जो है वो तिरपस कर देगा, ठीक है। जो आप गूगल पर सर्च करेंगे वो तिरपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फ़ायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्ज़ाम खत्म हो जाने के मेरा क्या ज़रूरत है तिरपान स्टडी सेंटर से, ठीक है। तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने को सोचिएगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। तिरपान स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th प्लस 2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफ़ी जो है तिरपान स्टडी सेंटर का फ़ायदा ही फ़ायदा है, ठीक है। अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊँगा जो आपको फ़ायदा पहुँचाएगा। एग्ज़ाम के तौर पर मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फ़ायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूँगा, ठीक है दोस्तों। इसलिए सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। अपना ध्यान रखना, बाय।